नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इसमें हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी। इसमें देखिए, इस अध्याय में देखिए बताया गया है कि पिछले पाठ में हम सभी ने क्या पढ़ा था। आदि मानव पेड़ों के नीचे या गुफाओं में रहा करते थे और घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। वे कंदमूल, फल एवं मांस मछली खाकर जीवन यापन करते थे। समय के साथ साथ उनके रहन सहन और भोजन में भी परिवर्तन होने लगा। वे कृषि एवं पशुपालन भी करने लगे। कृषि, पशुपालन एवं धातुओं के प्रयोग ने मानव जीवन को काफ़ी बदल दिया। अब उसके बाद जो सभ्यता आई थी उसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं 3.1, ये है खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र। ठीक है, मानचित्र 3.1 में देखिए कि सिंधु नदी का मैदान कहाँ पर है। दूसरा है, यह मैदान आज किन किन देशों के बीच फैला हुआ है, यह हमें पहचान करना है। तो मानचित्र ये देखिए 3.1 यहाँ पे बताया गया है। ये अच्छे से देख लीजिए मानचित्र को। ये जो भाग है यहाँ पे पूरा देख सकते हैं भारत की उत्तर दिशा में फैला हुआ ये सारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, जिसमें कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो ये सब दिखाया गया है। अब देखिए आगे, इन बदलावों में जो सबसे बड़ा बदलाव था वह था उनका एक जगह पर स्थायी रूप से बसना। इन लोगों की बसाहट ज़्यादातर ऐसी होती थी जहां खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी मिलता रहे। ऐसी जगह में वो बसते थे जहां पे उपजाऊ मिट्टी होती थी और पर्याप्त पानी मिलता हो। ऐसी जगह आमतौर पर नदियों के किनारे मिलते हैं। यही कारण है कि मनुष्य नदियों के किनारे बसने लगे। आज भी हम देखते हैं कि नदी घाटियों में अधिक बसाहट होती है। जहाँ पे नदियाँ होती है ना, वहाँ पे बसाहट अधिक होती है। इस पाठ में हम ऐसी ही एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो आज से 4500 साल पहले, 4500 साल पहले सिंधु नदी के मैदान में विकसित हुई थी। एक दिन कक्षा में सोनू और संध्या की शिक्षिका सिंधु घाटी के शहरों के बारे में बता रही थी। उन्होंने कहा, बच्चों, आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। सिंधु नदी के मैदान में कुछ लोगों को बड़े शहरों की चीज़ें मिट्टी के टीलों के नीचे दबी हुई मिली। ये शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। खोजबीन से पता चला कि इन शहरों में आज से लगभग 4500 साल पहले लोग रहते थे। संध्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या वास्तव में ये शहर मिट्टी में दबे हुए थे? शिक्षिका कहती हैं, आप ही बताइए, क्या आपने अपने आसपास किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ से ज़मीन के नीचे दबी कोई पुरानी चीज़ का पता चला हो? सोनू कहता है, हाँ, मैंने सुना है कि पास के गांव के खेत में एक किसान को ज़मीन में गड़ी हुई कुछ चीज़ें मिली। उन चीज़ों में कुछ सिक्के एवं पुराने समय की मूर्तियाँ थीं। शिक्षिका कहती हैं, बच्चों, इसी तरह 100 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक स्थान में कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। रेलवे लाइन के बीच में आ रहे एक टीले को हटाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला कि उसके नीचे एक दीवार थी। लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उसके नीचे और खुदाई की। खुदाई से पता चला कि एक पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। विद्वानों ने जब आसपास के इलाकों में खुदाई की तो इस तरह की और कई चीज़ें मिली। इनमें से ज़्यादातर जगहें सिंधु नदी के आसपास स्थित थी। इस कारण, क्योंकि वो सिंधु नदी के आसपास थी, इस कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाने लगा। आजकल इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। संध्या ने पूछा, इसे हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब देखिए। सबसे पहले सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई हुई। कब हुआ? 1921 में हड़प्पा नामक जगह की खुदाई की गई सबसे पहले। ठीक है, वहाँ से ईंट, मिट्टी के बर्तन आदि मिले थे। बाद के स्थानों जैसे मोहनजोदड़ो आदि की खुदाई में भी वैसी ही वस्तुएं, मकान आदि मिले, जिनसे वहाँ के जनजीवन, रहन सहन, खान पान, पहनावा, तीज त्योहार और उस काल की संस्कृति आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कारण इसे हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया। ये जो चित्र देख रहे हैं ना 3.2 कालीबंगा की खुदाई से मिले अवशेष का है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली। देखिए, मिट्टी के खिलौने, मूर्तियाँ और कुछ लिखे हुए इस तरीके के। इसमें घोड़े जैसा कुछ बना हुआ है। तो ये कालीबंगा से मिला है। श्रीकांत ने पूछा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर हैं? इनकी खोज किसने की?
शिक्षिका कहती है बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में हुई। हम इसे मोबाइल से भी याद रख सकते हैं, मोबाइल मोहनजोदड़ो 1922। ठीक है। श्री राखलदास बनर्जी, क्या नाम है, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। विकास ने पूछा क्या इस सभ्यता से संबंधित कोई जगह भारत में भी है। शिक्षिका ने कहा तुमने ठीक पूछा, अभी तक भारत में लगभग 250 से अधिक ऐसी जगहों की खोज की जा चुकी है। इनमें प्रमुख है गुजरात में धौलावीरा एवं लोथल। गुजरात में कौन कौन सी जगह मिले, धौलावीरा और लोथल। राजस्थान में मिला कालीबंगा, पंजाब में है रोपड़ तथा उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। ठीक इस प्रकार सिंधु सभ्यता का फैलाव अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। यह सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक विकसित रही। तुषार ने पूछा आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से बताइए। शिक्षिका कहती हैं बच्चों, इस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। पहले मानचित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये स्थान किन किन नदियों के किनारे हैं। इनकी सूची बनाइए। तो मानचित्र को देखकर जगहों की सूची बनानी है। ठीक है, जो मानचित्र शुरू में दिखाया गया था ना, उसी मानचित्र को देखकर अब देखिए वो जो बसाहट थी वो कैसी थी, शहरों की बसाहट उनकी कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। दूसरे दिन शिक्षिका से उज्जवल ने कहा आप हमें सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से बताइए और अधिक जानकारी दीजिए। शिक्षिका कहती हैं सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के लोगों की नगर योजना एवं भवन निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि ये नगर भी आज के शहरों में बने कॉलोनियों की तरह सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। याद रखना, ये सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। नगर 2 हिस्सों में बटे थे। ठीक है, एक हिस्सा ऊपरी भाग में था जिसके चारों तरफ एक परकोटा ऊंची दीवार थी, जैसे बाउंड्री होती है ना, वैसे ही ऊंची दीवार की बाउंड्री थी। दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ था। निचले भाग के नगर में बसाहट अधिक थी। नीचे वाले भाग में ज़्यादा लोग रहते थे, ऊपर वाले में कम लोग रहते थे। सड़कें चौड़ी और सीधी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार काटती थी। सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियाँ बनी थी। मकान पक्की ईंटों से बने थे तथा 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। मकानों में आंगन होता था, शौचालय और स्नानागार बने होते थे। प्रत्येक मकान में पानी के निकास के लिए नालियाँ बनी थी। पानी निकालने के लिए, जो वेस्ट वाटर होता है उसे निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई थी, जो सड़क के किनारे एक प्रमुख नाली में जाकर मिलती थी। नालियाँ पक्की और ढकी हुई होती थी। देखिए उस समय की नालियाँ पक्की और ढकी हुई थी। पूरी तरीके से अभी के जो शहर होते हैं ना, उस तरीके से ही बने हुए थे। इन सब बातों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है उनकी नगर या उनकी बसाहट की जो योजना थी, शहरों की जो बसाहट थी वो पूरी तरीके से सुनियोजित थी। यह विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की है। अब प्रमुख भवन देखिए। अंकिता ने पूछा चित्र 3.4 में एक कुंड जैसा क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए चित्र 3.4, ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। ये एक स्नानागार। शिक्षिका, इस चित्र में आपको जो कुंड या तालाब जैसा दिखाई दे रहा है वह मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त स्नानागार है। यह नगर के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है। ऊपरी हिस्से 2 हिस्से बताए गए थे, नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ऊपरी और निचले हिस्से में। तो ये जो स्नानागार है ये ऊपरी हिस्से में बना हुआ है। इस स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। बीच आंगन में चौकोर कुंड है। यह कुंड लगभग 12 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा है, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा है। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है, 2.5 मीटर गहरा है। इसके किनारे में कुआं भी बना हुआ था। संभवतः इससे पानी भरा जाता रहा होगा। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली भी बनी हुई है। इसके फर्श की जुड़ाई भी इस तरह की गई थी कि किसी प्रकार की नमी या पानी का रिसाव ना हो। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः किसी सार्वजनिक कार्य, धार्मिक कार्य या किसी विशेष कार्यक्रम के समय किया जाता रहा होगा। का प्रयोग संभवतः कब किया जाता रहा होगा, सार्वजनिक कार्य के समय, धार्मिक कार्य के समय या किसी विशेष कार्यक्रम के समय किया जाता रहा होगा। विनय ने पूछा क्या इस तरह का कोई और भवन भी प्राप्त हुआ है। शिक्षिका कहती है विनय तुमने ठीक पूछा। हड़प्पा की खुदाई में एक विशाल भवन का पता चला।
पता चला है, जो गोदाम की तरह है। किसकी तरह है? गोदाम की तरह है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अन्नागार या अनाज रखने का स्थान होगा। ऐसे भवन सिंधु घाटी के कई जगहों से भी प्राप्त हुए हैं। संभवतः इन अन्नागारों में आसपास के गांवों से कर के रूप में प्राप्त अनाज रखे जाते रहे होंगे। दूसरों से जो कर के रूप में अनाज लेते हैं ना, राजा लोग लेते थे, वही अनाज यहाँ रखे जाते रहे होंगे। इनका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखे की स्थिति में निपटने के लिए किया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन अनुमान यही लगाया जाता है। शासन व्यवस्था कैसी थी? सोनू ने पूछा। सिंधु घाटी वासियों की शासन व्यवस्था कैसी थी? क्या वहाँ राजा होते थे? शिक्षिका कहती हैं, बच्चों, उन शहरों में कुछ भवन बड़े थे और एक परकोटे से घिरे थे। लगभग सभी शहरों में एक ऊंची बस्ती होती थी जिसमें प्रमुख भवन हुआ करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ एक वर्ग शासकों का था जो शासन चलाते होंगे। संभवतः केंद्रीय शासन व्यवस्था रही होगी जिसके अधीन अन्य छोटे छोटे प्रांत होते होंगे। वहाँ राजा होते थे या नहीं, हमें सही पता नहीं है। अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वहाँ राजा होते थे या नहीं, किंतु कुछ मूर्तियों को देखकर लगता है कि वे उनके राजाओं के रहे होंगे। ऐसे कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिसे देख के यह अनुमान लगाया जाता है कि वो उनके राजाओं के होंगे। अब देखिए काम धंधे। मोनू ने पूछा, सिंधु घाटी वासी क्या क्या काम धंधे करते थे? शिक्षिका कहती है, उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। वे पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य कार्य क्या था? कृषि था। संभवतः इसी कारण वे नदियों के किनारे बसते थे। सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, तिल, कपास आदि थे। सिंधु घाटी के शहरों में अच्छे कुशल कारीगर भी रहते थे। उन्हें धातुओं का ज्ञान भी था। वे तांबा, पीतल, रांगा, शीशा, कांसा आदि धातु से परिचित थे। तांबा, पीतल, रांगा, शीशा एवं कांसा। खुदाई में यहाँ से बड़ी मात्रा में कांसे और तांबे का बर्तन, औजार और मूर्तियाँ प्राप्त हुई। कांसे का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा कि कांसे का उपयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। इस कारण दैनिक जीवन में पत्थरों से बने औजारों का काफ़ी महत्व था। उस समय क्योंकि लोहा नहीं था, नहीं जानते थे, इसलिए वे औजारों के लिए पत्थरों का यूज़ ही करते थे, जैसे आदि मानव करते आए। ठीक है। औजारों के अलावा सिंधु घाटी के लोग रंग बिरंगे कीमती पत्थरों के बारीक मनके से माला बनाते थे। छोटे छोटे पत्थर रंग बिरंगे से मोती बना के उनका माला बनाया जाता था। समुद्री सीपों व शंखों से चूड़ियाँ भी बनाते थे। उनके कुम्हार तो कमाल के कारीगर थे। वे बहुत ही सुंदर बर्तन बनाते थे जिन पर चित्र भी बनाए जाते थे। यहाँ उद्योग से संबंधित वस्तुएं, कुम्हार के भट्ठे, कांसा बनाने वाले कारीगर का भट्ठा, कपड़े रंगने के भट्ठे और मनके बनाने के कारखानों का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब देखिए व्यापार, वहाँ का व्यापार कैसा था? सिंधु घाटी वासियों का व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। यहाँ आंतरिक एवं विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। आंतरिक व्यापार यानी कि देश के अंदर ही, और विदेशी यानी कि दूसरे देश में भी वे व्यापार करने चाहते थे। सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषण का निर्यात करते थे। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। निर्यात यानी कि यहाँ से बाहर भेजते थे, और रंग बिरंगे कीमती पत्थर जो है वो वहाँ से लेके आते थे। ठीक है। तो इस प्रकार सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषण का निर्यात करते थे, मतलब कि वे बेचते थे। वह सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर को खरीदते थे दूसरे देशों से। विदेशी व्यापार में देखिए मेसोपोटामिया के शहर प्रमुख केंद्र थे। आंतरिक व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से, और विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग से होता था। विदेशी व्यापार के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। लोथल की खुदाई से नाव का एक नमूना एवं गोदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। लोथल, जब गुजरात में जो लोथल स्थान है वहाँ की खुदाई की गई तो वहाँ से गोदी का अवशेष मिला है और एक नाव मिला है। ठीक है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल से जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। काजू पूछता है, गोदी किसे कहते हैं? शिक्षिका बताती हैं, आपने ठीक पूछा। गोदी उस स्थान को कहते हैं जहां समुद्र या नदी किनारे सामान चढ़ाने या और उतारने के लिए जहाज खड़ा किया जाता है। यह आधुनिक बंदरगाह का एक छोटा रूप होता है। ठीक है। जो अभी बंदरगाह है ना, पोर्ट जिसे कहते हैं, तो वह छोटे रूप को गोदी कहते हैं। बंदरगाह के छोटे रूप को गोदी कहा जाता है। लोथल को हम बंदरगाह नगर भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए मोहनजोदड़ो शहर की सड़कें एवं नालियाँ किस प्रकार थी, कितना सुंदर, देखिए एकदम समतल बनी हुई और एक दूसरे को समकोण में काटती है, और इस प्रकार नगर व्यवस्था थी। कितना सुंदर रहा होगा उस समय, बहुत ही सुंदर। उनके ईंट इतने मजबूत थे, देखिए आज तक टिके हुए हैं। अब देखिए खान पान रहन सहन, उनका खान पान कैसा था। संदीप ने पूछा वहाँ के लोग क्या क्या खाते होंगे और क्या पहनते होंगे, क्या वे भी आदि मानव की तरह खाल पहनते थे। शिक्षिका कहती है सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, तिल, दूध, मांस, मछली आदि खाते थे। वे सूती एवं ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त श्रृंगार पेटी तथा अन्य आभूषणों के अवशेषों से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। स्त्रियां माला, चूड़ियाँ, बाजूबंद, कर्णफूल, पायल आदि आभूषणों का प्रयोग करती थीं, जो सोना, हाथीदांत, तांबे और बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए नृत्य, पासे का खेल आदि खेलते थे। बच्चे मिट्टी के खिलौनों का उपयोग करते थे। उन शहरों के खंडहरों से बहुत से खूबसूरत खिलौने मिले हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। बैलगाड़ी है ये भी प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने देखा कालीबंगा के से प्राप्त अवशेषों में इनका भी चित्र था। सोनू जानता था कि वे लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। शिक्षिका ने समझाया कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त वस्तुओं से लोगों के धर्म के संबंध में भी पता चलता है। यहाँ मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। कौन सी देवी? मातृ देवी, जिनसे यह माना जाता है कि मातृ देवी की पूजा करते थे वे मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा में 3 मुंह वाली आकृति की एक मोहर भी प्राप्त हुई, जिनके सिर पर सींग का मुकुट है और चारों तरफ शेर, हाथी, गेंडा और हिरण के चित्र बने हैं। माना जाता है कि वह पशुपति या शिव का कोई पूर्व रूप रहा होगा। किसका? पशुपति या शिव जी का। खुदाई से प्राप्त अधिकांश मोहरों और बर्तनों में पीपल के बड़े पेड़ तथा कई तरह के पशुओं के चित्र बने हैं। एक मोहर में कुबड़दार बैल का चित्र मिला है। इन बातों से लगता है कि वृक्ष पूजा एवं पशु पूजा भी करते थे। इन सब बातों से क्या पता चलता है कि वे वृक्ष पूजा एवं इन बातों से लगता है कि वे वृक्ष पूजा यानी पेड़ों की पूजा एवं पशु पूजा भी करते थे। पशु और पेड़ों की पूजा करते थे। पीपल उनका प्रमुख पूजनीय वृक्ष था। सिंधुवासी मृतक का अंतिम संस्कार भी करते थे। संभवतः वे शवों को जमीन में गाड़ देते थे। सिंधुवासी जो थे वे मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? उन्हें जमीन में दफनाकर। अब देखिए लिपि, लिखावट। शुभ्रकांत ने पूछा क्या सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे? शिक्षिका कहती है बच्चों, खुदाई से जो मोहरें, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें लिपि के कुछ नमूने मिलते हैं। यह चित्रलिपि है। कौन सी लिपि है? चित्रलिपि, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हम लोग हिंदी में बाएं से दाईं की ओर लिखते हैं, वह उल्टी लिखी जाती है। दुर्भाग्य से इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। किसी ने भी आज तक उसे पढ़ नहीं पाया है। अतः हमें उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर हम उनकी लिपियों को पढ़ लेना तो बहुत सारी समस्याओं का हल प्राप्त हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं अगर हम उनकी लिखावट को समझ सके। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आप सोनू ने पूछा इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हो गया? किस प्रकार पूरा का पूरा शहर मिट्टी में दब गया? यह विषय आज तक रहस्यमय बना हुआ है कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। किंतु ऐसा माना जाता है कि किन्हीं कारणों से उनका शहरी जीवन धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। लोग ऐसे काम धंधों में लगने लगे जिसके लिए शहरों में बसकर रहना जरूरी नहीं रहा होगा। इस कारण इन शहरों की आबादी घटने लगी होगी। शहर समय के साथ नष्ट हो गए होंगे। वहाँ रहने वाले लोग छोटे छोटे गाँवों में रहने लगे होंगे, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि बाढ़ या भूकंप जैसे किसी प्राकृतिक उथल पुथल के कारण सिंधुवासी वह स्थान छोड़कर चले गए होंगे। ये सभी बातें सुनकर बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। सब सिंधु घाटी के शहर कैसे थे, कैसे खत्म हुए होंगे, इन बातों पर चर्चा करते हुए अपने अपने घर चले गए। तो इस प्रकार
सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी या पुष्टि नहीं हुई है। माना जाता है कि भूकंप या कुछ भी प्राकृतिक आपदा आया होगा, बाढ़ आया होगा या भूकंप आया होगा, उसमें वे सिंधु घाटी नष्ट हो गया होगा, पर ये सब अभी अनुमान ही माना गया है, अभी कुछ विशेष पता नहीं चला है।